अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये दूसरी या तीसरा केस है जिसमें पार्लियामेंट ने अपने आप को मजबूत किया है। हालांकि इमरान खान के ज़माने में पार्लियामेंट की हकीकत सिफर हो गई थी और इससे पहले भी जब डिक्टेटरशिप की हुकूमत रही है तो उन्होंने पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया, उससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। और पार्लियामेंट में भी वही लोग पहुंचे जो एक रबर स्टैम्प हुआ करते थे। तो आपने देखा होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जब उन्होंने टेक ओवर किया तो यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने उनको जो है उनके इस टेक ओवर को वैलिडेट भी किया था और उसके साथ साथ इनको 3 साल इस आइन में इसमें अमेंडमेंट करने की इजाज़त दे दी थी, जो कि कहा जाता है कि इतना आसान काम नहीं है। अदलिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर की थी और फिर पार्लियामेंट ने भी इस जो कहने का ये टेक ओवर को वैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, पार्लियामेंट ने भी किया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ी बात थी। और लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट अपना चलती रही और इमरान खान के दौर में पार्लियामेंट बहुत कमज़ोर हो गई थी और तकरीबन ख़त्म हो गई थी। और अभी भी पार्लियामेंट एक लिहाज से कमज़ोर थी, लेकिन इस मौजूदा केस में क्योंकि ये देख रही थी जुडिशरी कि हुकूमत कमज़ोर है, पार्लियामेंट कमज़ोर है, तो वो जो चाहे कर रहे हैं। वो तो जुडिशरी अगर आज 15 जजेस एक प्लेटफॉर्म पे होते तो शायद बहुत बड़ा टकराव होता, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जुडिशरी भी अंदर से बहुत कमज़ोर थी क्योंकि 7 बड़े अहम तरीन जजेस मौजूदा चीफ जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और जो उनको ड्यूटीज़ दी गई थी उसके लिहाज से वो उसको सही नहीं समझ रहे थे और इस तरीके से शदीद इख्तलाफात पैदा हुए और सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई। और इस तकसीमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंच था ये कमज़ोर अब हुआ। लेकिन इसके बावजूद इसने वो बड़ी बड़ी चीज़ें कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले तक 63A का फैसला हुआ है, पेंडिंग हो गया आपका उसका रिव्यू यानी अपील, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था। और जस्टिस साकिब निसार जैसे शख्स, काले शख्स की काला जहन, काला ओहदा, मसलन काला शख्स जिसने इस ओहदे को दागदार किया, इस मनसब को दागदार किया, इस इदारे को दागदार किया, उसने और उसकी जो टीम थी और उसकी जो बाक़ियात आज तक थे बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत। जिस तरह वो सुओ मोटो नोटिस लेकर यानी किसी इंतज़ामी मामले में घुस जाता था, किसी भी यानी एग्जीक्यूटिव तो ख़त्म हो चुकी थी, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव टोटल थी इन्हीं के हाथ में, क्या नाम है, साकिब निसार के। तो वही रविश यहाँ भी रखी गई। लेकिन आज जो है वो मीडिया भी बहुत वायबल था और बहुत ही तेज़ी से मीडिया इन चीज़ों को नोट कर रहा था और काउंटर कर रहा था। और मौजूदा वज़ीर आज़म और उनकी काबीना भी तकरीबन बुज़दिली का अहम तरीन मुज़ाहरा कर रही थी। तो इसका अंदाज़ा जुडिशरी के इस बेंच को था कि हुकूमत कमज़ोर है, पार्लियामेंट भी कमज़ोर है, कोई ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम अपना जो कर सकते हैं हम करें, और यही हो रहा था। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जी इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर 15 जज खड़े होते तो आज पार्लियामेंट जितनी भी मजबूत होती बहुत बड़ा टकराव होता। और दायरे जुडिशरी के पास भी बहुत पावर होती है, 15 जजेस कोई मामूली बात नहीं है। 1998 में भी जजेस जब डिवाइड हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिवीज़न थी, तो जिसके बुनियाद पे वो बैकआउट हुए थे। आज भी बैकआउट जो हैं वो इस बुनियाद पे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न है और पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई है। और इस पार्लियामेंट को खड़ी करने में मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। 2018 में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमें इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी धांधली हुई है, उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN ने उनको चुप करा दिया था। और जिसका नतीजा ये निकला कि आज 3 साल 7 माह की इमरान खान की हुकूमत में मुल्क इस तरह डिटोरिएट हुआ, इस तरह नीचे गया है और अहम तरीन कौमी सलामती के मैटर्स को जो है वो दागदार हुए हैं, जैसे कश्मीर है, CPEC है, मईशत है, स्टेट बैंक है, बहुत सारे सफारती ताल्लुकात हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। बहरहाल उसको इस हुकूमत ने संभाला दिया, लेकिन क्योंकि इस हुकूमत के पास बहुत इख्तियार होने के बाद 11 सियासी
जमातों की ताकत होने के बाद, और पार्लियामेंट में क्योंकि पीटीआई जा चुकी थी तो कोई वहाँ अपोजिशन नहीं थी, लेकिन हाँ 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट मजबूत नहीं दे रहे थे, हुकूमत कायदे-ए-वान मजबूत नहीं था। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो कोशिश थी वो कामयाब हुई, उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया, पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को मजबूत किया, 180 की जो दोबारा एतमाद का वोट है वो दे दिया गया। तो वज़ीर आज़म को भी एहसास हुआ कि जी मैं और मेरी हुकूमत और काबीना तो एक ऑर्डर के मारते हैं इस 3 रुकनी बेंच के, ये तो मैं बचा हूँ सिर्फ उस बुनियाद पे कि मुझे पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया, और पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया मौलाना फजल रहमान साहब की उस तकरीर को जो उन्होंने उस दिन किया था, वरना तो सुप्रीम कोर्ट उसी दिन इस मौजूदा वज़ीर आज़म को शहीद करना चाहती थी। लेकिन जब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप अब हम करने नहीं देंगे किसी भी वज़ीर आज़म को इस तरह जुडिशरी जब चाहे वो उठाकर फेंक दे, हम नहीं करने देंगे, और फिर पार्लियामेंट ने ज़ोरदार तरीक़े से रिस्पॉन्स किया और ये कहा कि जी पहले तो कानून दिया जो रिजेक्ट हुआ, फिर कानून दिया और उसकी नोटिफाई भी कर दिया जब उसका ड्यूरेशन पूरा हुआ, और दूसरा यहाँ तक कहा गया कि अगर पार्लियामेंट की बात नहीं मानी गई तो तौहीन पार्लियामेंट में इन 3 जजेस को पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी के सामने बुलाया जाए। तो ये सूरत हाल फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत परेशान की थी कि एक शख्स की सहूलतकारी करने में इंटरनेशनली वो बदनाम हो रहे थे, ऑडियोज़ आ गई थी, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में वो बदनाम हो रहे थे, अवाम में बदनाम हो रहे थे, और फिर सामने हुकूमत और पार्लियामेंट डट गई थी और पीडीएम डट गई थी, 13 जमातें डट गई थीं, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी डिवीज़न थी, और ऐसे कानून आ गए थे कि उन कानून पे अगर अमल दरामद हो जाता तो वैसे ही चीफ जस्टिस और ये 3 रुकनी बेंच फारिग हो गए थे। तो इसलिए ये बैकआउट तो हुए हैं, लेकिन अभी उनके अंदर वो जो चीज़ें हैं कि किसी तरह से भी कोई मौका मिले और मैं अपना काम कर जाऊँ, वो मौजूद है। एक तो ये बात थी जो मैंने आपको बताना था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और ये आपके पीटीआई मुज़ाकरात में बैठ रही है और हुकूमत भी मुज़ाकरात में बैठ रही है, और वहाँ सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ आपके तवज्जो है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है, हमें भी इस बात का पूरा यकीन है कि किसी भी सूरत में, क्योंकि वो जो 3 एजेंडा लेके आए हैं, 3 पॉइंट लेके आए हैं, वो हुकूमत कभी नहीं मानेगी, वो खुदकुशी है उसके लिए। और यहाँ हुकूमत जो बात पहले ही कह रही थी तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, वो कहती है एक ही बुनियाद पे एजेंडे पे बात होगी, साफ़ और शफाफ इंतखाब और सब असम्बली का एक साथ, यानी सब असम्बली का एक साथ, यानी मरकज़ की ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और उसके बाद सबका एक साथ होगा, यानी वही अक्टूबर पहुँच जाते हैं या नवंबर पहुँच जाते हैं। तो ये तो एक एजेंडे पे, तो फिर मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे? सभी जानते हैं कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक फेस वैल्यू है कि दिखाने के लिए कि जी सुप्रीम कोर्ट कहेगी देखें जी हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिया, जी पीटीआई भी दुनिया में कहेगी देखें जी हम मुज़ाकरात से नहीं भागे, आ गए हम, और हुकूमत भी कहेगी कि हम मुज़ाकरात के दरवाजे तो हमारे खुले हैं और हमने सेनेट में इसलिए किया कि हम जुडिशरी के कहने पे, हथौड़ा के कहने पे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मौलाना साहब ने मना कर दिया था, तो हम पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ये हरकत करे, लेकिन जुडिशरी का इसमें कोई रोल नहीं, जो कि वज़ीर आज़म ने भी उस दिन इत्तेहादी हुकूमत के इजलास में ताकत आ गई थी तो कह दिया। महाराज शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ के भाई तो हैं ना, तो नवाज़ शरीफ की खुसूसियत कहीं ना कहीं तो आएगी। बहुत दब गई थी और ये जो चंद वज़ीर थे उन्होंने इनको मज़ीद और दबा दिया था, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़े, हुकूमत चलाएं, बुज़दिलों की तरह हुकूमत चलाएं, लेकिन ज़ाहिर है इत्तेहादी बहुत नाराज़ हो गए थे, मौलाना फजल रहमान भी बहुत नाराज़ थे, इवन और दूसरी सियासी जमातों के जो लीडर थे वो भी नाराज़ थे कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान तो बहुत परेशान है, क्योंकि इमरान खान के पास बचा क्या है, अब चारों तरफ देख लीजिए। मसलन वो जो 2 असम्बली तोड़ी थी, आज रो रहे हैं ना कि हमने अपनी 2 हुकूमतों को तोड़ दिया, और जिसके कहने में भी तोड़ा हो। अब चल रही है बहस के जनाब जनरल साहब, तो अब जनरल साहब का टोकरा है जो बोल नहीं सकता, उसके अंदर जितना इमरान खान कचरा डाल सकते हैं डालें, वो डालें, या दूसरे लोग भी जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं वो भी डालें, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है। जिस दिन उसने बोल दिया फिर पता चलेगा हकीकत क्या है।
और सही सूरत हाल क्या है। अब आते हैं इस बात पे कि जनाब वाली इमरान खान परेशान है क्योंकि उसके पास बचा क्या है। अब 2 असेंबली तोड़ने का उनके अपने लोग ताना दे रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती, खुद इसके अपने तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज आपके पास 2 असेंबली होती और इलेक्शन 2000 अक्टूबर में होता तो उस वक्त तक आप काम करते, अपने लोगों को फंड्स देते, अपने लोगों को इख्तियारात देते, वो इलाके में काम करते, अपने वर्करों को नवाजते, अपने इलाके में काम करके वोटर्स लेते, वो सब चीज़ें ख़त्म। अब तो केयर टेकर हुकूमत है। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। ब्लंडर तो वो कब से करते हुए आ रहे हैं, ब्लंडर तो वो बहुत पहले से भी कर, और उसकी वजह ये है कि वो एक सियासी आदमी नहीं है इस, और एक अनापरस्त आदमी है, घुमंड, ताकत, इख्तियार, बस मैं वज़ीर आज़म हूँ। और इंटरव्यू में भी कह दिया कि मेरा आर्मी चीफ अगर कुछ कहता मैं सैक कर देता। हालांकि अब पता चल रहा है कि उनकी औकात क्या थी और आर्मी चीफ क्या थे। 12 ये उन्हीं की ज़बानी बात कर रहा हूँ। तो बहुत परेशान है क्योंकि बज़ाहिर जो है वो अब उनके पास क्या रह गया है। अब तो वो रहम करम पे हैं हुकूमत के, क्योंकि एक ही रास्ता था जहाँ से उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद मिल रही थी, वो बैकआउट हो गई है। पार्लियामेंट में उनके लिए कोई जगह नहीं है, फ़ौज में उनके लिए कोई जगह नहीं है, इलेक्शन कमीशन में उनके लिए कोई जगह नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, मीडिया में वही चंद लोग उनके हैं जो चूँ चूँ चा चूँ चूँ कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप जो सुलझे हुए लोग हैं वो इमरान खान की पॉलिसी से खुश नहीं है और नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी हिकमत अमली इंतहाई डेंजरस है। इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत नाराज़ है। आपने देख लिया टाइम मैगज़ीन है, आपने देख लिया वॉल स्ट्रीट जर्नल है, आपने देख लिया ब्लूमबर्ग है, सब नाराज़ है। सब कहते हैं कि यही शख्स है जो तबाही का ज़िम्मेदार है। फिर इंटरनेशनल क़ुव्वतें, बड़ी ताकतें, अमेरिका है, यूरोप है, यूके है, यूएई है, सऊदी अरब है, सब इमरान खान से नाराज़ हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो आ जाए। तो इमरान खान आइसोलेशन का शिकार हैं और आइसोलेशन में भी जमा पार्क में कैद हो गए। 50 केसेस उनके ऊपर आ गए। और अब जब ये पीछे हटेगी अदलिया, तो जो अदलिया से सपोर्ट नीचे लेवल पर मिल रहा था वो भी खींचेंगे। और बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें उनकी नाअहलियत कन्फर्म है और बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें उनकी गिरफ्तारी कन्फर्म है। तो अब वो अमल आगे बढ़ेगा, और अगर अभी भी नहीं बढ़ेगा तो सितंबर में तो बढ़ना ही है, क्योंकि सितंबर में तो नया आर्मी चीफ आ रहा है और ये सदर और ये चीफ जस्टिस फारिग हो रहे हैं ना बहुत जल्दी। अभी ये 3-4 महीने के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट चीफ जस्टिस की वजह से थी कि इनकी ये इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो वैसे काट दिया, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस फारिग, सदर फारिग, नया सदर आएगा, सदर ज़ाहिरन पीडीएम का होगा। अब वो मौलाना फजल रहमान हो या आसिफ जरदारी हो, या आसिफ जरदारी कोई और हो, मौलाना फजल रहमान हो या कोई और हो, तो वो पीडीएम का होगा। फिर दूसरी तरफ चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा हैं, उनको कोई लगाव नहीं है किसी से, उनका लगाव है आइन और क़ानून। और वो आइन और क़ानून पे वो सिर्फ चले तो इमरान खान तो गए, क्योंकि इमरान खान तो आइन और क़ानून को नहीं मानते, वो तो आइन शिकन है। तो वो कहाँ से कैसे सरवाइव करेंगे। और उनके जो केसेस हैं नीचे, जो अदालतें हैं, वो अदालतें बिल्कुल साफ तौर पे कह देंगी कि जनाब अब हमारा चीफ जस्टिस वो नहीं आया जो व्हाट्सएप मैसेजेस या दूसरे ज़राए से हमें प्रेशर देता था कि ये काम करो। तो अब चीफ जस्टिस फारिग और सदर फारिग। सदर कोई ऑर्डर जाता था या कोई समरी जाती थी उसको डिले कर देता था और खामखा उन मामलात में अंदर घुसता था जिसमें उसकी कोई औकात नहीं थी और डिले ही कर सकते थे, या एडवाइजरी जनाब यहाँ से उठाकर आपके वहाँ फेंक देते थे चीफ जस्टिस के पास बॉल, फिर वहाँ से पिंग पोंग चलता था। लेकिन अब तो वो चीज़ नहीं, वहाँ काजी फाइज ईसा है, इधर सदर दूसरा होगा। इसके अलावा अरबों रुपए का जो इस वक्त मसाइल आए हुए हैं, इमरान खान साहब ने अरबों रुपए लिए हैं लोगों से, उसके ऊपर भी बहुत परेशान है, क्योंकि अरबों रुपये क्या कहाँ गया हो, क्योंकि इंतखाबात तो नहीं हो रहे। अब ये भी नहीं होगा कि यही टिकट चलेगा अक्टूबर में, नवंबर में। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये हुकूमत और अच्छे काम करने लगेगी और सूरत हाल थोड़ा सा बेहतर की तरफ जा रहा होगा तो ये हुकूमत एक्सटेंड कर जाएगी। याद रखिएगा, देखिएगा 2024 चली जाएगी। मैं तो अक्टूबर में ही कह रहा हूँ कि चलो अगर अक्टूबर और नवंबर में भी होता है तो ये टिकट तो नहीं चलेगा। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब अंदर हुए तो वो तो कह देंगे भाई मैं तो अंदर हूँ, अब तो बाहर जो लोग और बाहर वाले कहेंगे भाई वो तो इमरान का फैसला था, हम नया फैसला करेंगे। तो वो जो अरबों रुपए जमा हुए वो कहाँ गए? और जो ये बेचारों की टिकटें थी, जो जिन्होंने टिकट के लिए पैसे दिए थे, टिकट रिश्वत में, क्योंकि
अगर एक मुशीर को रुश्वत ना मिले तो वो उसका केस आगे नहीं बढ़ाता है। तो इमरान खान तक केस वही जाता है जो पहले नीचे लेवल पर खाया जाता है, और ये तंजीम तो है नहीं। तो यहाँ पर माफिया है, तो माफिया पहले पैसा खाता है और फिर वो उसका केस उठा के इमरान खान, और इमरान खान इतना अमाउंट डिमांड करते हैं, वो अमाउंट दे दो तो टिकट दे देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े माफियाज को टिकट दिया जा रहा है, लैंड माफिया टाइकॉन के रिश्तेदारों को टिकट दिया जा रहा है। इवन मैंने अभी सुना कि वो जो मॉडल टाउन जो है वो आपके जिन 17 लोगों को शहीद किया गया था, उसका जो पुलिस अफसर है उसके और उसके बेटों को नवाजा गया। हालांकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सपोर्ट किया था इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने टिकट दिया है तो सोचिए उसको दिया है जो कातिल है मॉडल टाउन के लोगों का। तो आप सोचिए इमरान खान को किसी से क्या मोहब्बत। ये जो पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले खामखा इमरान खान की हिमायत में खड़े हो जाते हैं, वो सोचें, देखें अभी क्या कर रहा है। इमरान को आपसे मोहब्बत नहीं है, आपने इमरान को बहुत सपोर्ट किया और उसकी वजह से वो ऊपर आया, लेकिन उसने आपको उठाकर 3 साल 7 माह में कचरे में फेंक दिया था, आपको कभी मिले ही नहीं। और अब आपके कातिलों को वो टिकट दे रहा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है, और देखते हैं आगे और क्या कंडीशंस होती है। बहुत बुरे हालात हैं, बड़ी लड़ाई है पीटीआई में नीचे, पैसा जिन्होंने दिया है वो भी बहुत लड़ रहे हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।